एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है? एंटीसिपेटरी बेल चलो आपको पता ही होगा, मेरी राइटिंग और स्पेलिंग दोनों खराब है। एंटीसिपेटरी बेल हिंदी में बोलते हैं इसको अग्रिम जमानत। अग्रिम जमानत मतलब कि एडवांस में ही जमानत ले लेना। जमानत क्या होती है कि किन्हीं कारणों की वजह से आपको जेल में डालना था, बट कुछ कंडीशन लगा के आपको जेल में नहीं डाल रहे हैं, तो आप बाहर घूम सकते हैं। बट जो कोर्ट की प्रोसीडिंग है और जो पुलिस की इंटरोगेशन इन्वेस्टिगेशन है उसको भी तवज्जो देनी है आपने। ऐसा नहीं है कि आपको बाहर छोड़ दिया तो आप बाहर घूमते रहोगे। ठीक है, तो ये होती है एंटीसिपेटरी बेल। इसको एक बहुत ही अच्छे एग्जांपल से समझेंगे। अगर इसके प्रोविज़न की बात करें तो सीआरपीसी में था ये सेक्शन 438, और बीएनएस की बात करें तो ये है बीएनएसएस 482। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। घर में 4 मेंबर है, पापा मम्मी, एक लड़का है ए, एक लड़का है बी। अब ए और बी जो है इनका एक कॉमन फ्रेंड है। कॉमन फ्रेंड कौन है इनका? सुमित। ठीक है, सुमित के घर पे पार्टी है शाम को, और इनको जाना है पार्टी में। शाम को शुरू होएगी और लेट नाइट तक चलेगी, 11-12 बजे तक पार्टी चलेगी। ठीक है, अब पॉइंट ये है कि इन दोनों को पार्टी में जाना है। ठीक है, बट सुमित जो है वो ड्रिंक करता है। ठीक है, अब ए जो है वो ड्रिंक नहीं करता, बी है वो कभी कभी ड्रिंक कर लेता है। तो एंटीसिपेटरी बेल का मतलब क्या होता है कि उन बंदों को प्रिविलेज देना, उन बंदों को थोड़ी आज़ादी देना जो इनोसेंट है। ठीक है, अब ए ड्रिंक नहीं करता, बी ड्रिंक करता है, तो ए को अपन इनोसेंट मान लेते हैं, बी थोड़ा सा शरारती है। अब इन दोनों को पता है कि अगर मम्मी से परमिशन ली जाएगी तो हाई चांस है कि मम्मी परमिशन नहीं देंगे। ठीक है, बट अगर पापा से परमिशन मांगी जाए तो शायद वो दे दे परमिशन। तो क्या है कि ए और बी ने इनसे पूछा कि पापा हम पार्टी में जा रहे हैं, सुमित की पार्टी है, पापा को पता है कि सुमित जो है ड्रिंक करता है, तो पापा इनको अलाउ कर देते हैं कि आप जा सकते हैं। ये इनोसेंट है तो इसको भेज देंगे, चलो जा भाई तो कोई बात नहीं। बट ये थोड़ा शरारती है तो इसको कंडीशन लगाई गई है कि तू पार्टी से जल्दी आ जाएगा, तू ड्रिंक नहीं करके आएगा, ये वो कंडीशन लगा के दोनों को ही जमानत मिल जाती है। ठीक है, अब शाम का टाइम हो गया, दोनों तैयार हो रहे हैं पार्टी के लिए, और तैयार होते हुए मम्मी ने देख लिया। मम्मी ने पूछा कहाँ जा रहे हैं, इन्होंने बताया सुमित के घर पार्टी। मम्मी को पता है सुमित ड्रिंक करता है, तो मम्मी ने मना कर दिया कि आप नहीं जाओगे। तो ये दोनों बोल देंगे कि पापा ने अलाउ कर दिया है हमको एंटीसिपेटरी बेल मिल गई है। जो आप हमारे ऊपर जुल्म कर रही थी या जुल्म करने वाली थी, तो उसके लिए हमने पहले से ही रेमेडी ले ली, पहले से ही उसका उपचार कर लिया। तो अब हमारे पास एंटीसिपेटरी बेल है, तो अब आप हमको नहीं रोक सकते। ये होती है एंटीसिपेटरी बेल, कि इनको पता था कि मम्मी रोकेगी जाने से, इसलिए इन्होंने पहले ही पापा से परमिशन ले ली। हाँ, वो आपने देखा कि इनोसेंट था तो इसको परमिशन आसानी से मिल गई, ये थोड़ा शरारती है तो इसको कंडीशन लगाई गई इसके ऊपर थोड़ी बहुत, पर इनको जमानत मिल गई है। बट अब ऐसा नहीं है कि ये एब्सोल्यूट है कि पापा ने परमिशन दे दी तो दे दी। बट अब अगर मम्मी के पास ठोस रीज़न है इनको ना भेजने का तो ये नहीं भेजेंगे। ठीक है, तो वो रीज़न कुछ भी हो सकता है। बट ये है कि अगर जनरल सेंस में देखें तो इनको पता था कि मम्मी मना करेगी, तो इन्होंने एडवांस में पापा से जमानत ले ली, तो अब मम्मी नहीं इनको नहीं रोक सकती। ठीक है, बट बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन आ गई, बहुत ही तूफान आ रहा है और मम्मी को डर है कि तूफान में कहीं कुछ गलत ना हो जाए, तो मम्मी रोक लेगी। तो वो चीज़ें हैं मेरे हिसाब से, इससे आसानी से एंटीसिपेटरी बेल को नहीं समझा जा सकता। अब आते हैं सेक्शन 482 पे। ठीक है, अब उससे पहले जो पुराने अपने प्रोविज़न थे 438 के, काफ़ी कुछ चेंजेस हुए हैं। 482 में थोड़ी सी कम चीज़ें दे रखी है, तो थोड़ा सा उनका आप रेफरेंस लेंगे। ठीक है, उनका रेफरेंस क्या है? पहले तो 2-3 चीज़ें ही हैं।
पहले इसमें लिख रखा है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को या फिर सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस को बुलाएंगे कि इसको छोड़ा जाना चाहिए, अक्यूज़ को छोड़ा जाना चाहिए, नहीं छोड़ा जाना चाहिए। और दूसरा क्या है कि जो अक्यूज़ है उसकी प्रेजेंस की बात हुई है कि जब इसकी एप्लीकेशन की सुनवाई हो रही है तो इसको प्रेजेंट होना इंपॉर्टेंट है नहीं है, वो चीज़ें थी। उसके प्रोविज़न 482 में नहीं दे रखे हैं, ठीक है। किसके प्रोविज़न? पीपी पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एसपी सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस और इसकी अटेंडेंस, इसके प्रोविज़न थे। इसमें शेल था कि ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये चीज़ें थी। अभी 482 में नहीं दे रखी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनको बिल्कुल तवज्जो नहीं दी जाएगी। जो कोर्ट है वो उसको सही लगेगा तो इनको बुला लेगा, अगर लगेगा इनकी ज़रूरत नहीं है तो नहीं बुलाएगा। ऐसा नहीं है कि प्रोविज़न नहीं दे रखी तो इनको बुलाएंगे ही नहीं, अगर कोर्ट को ठीक लगे तो इनको बुला लेगा, ठीक है। आप सेक्शन शुरू करते हैं 482। सेक्शन 482 एंटीसिपेटरी बेल, ठीक है। इसके अंदर 4 सब सेक्शन है। तो एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है? एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है? सब सेक्शन 1, व्हेन एनी पर्सन हैज़ रीजन टू बिलीव दैट ही मे बी अरेस्टेड ऑन एन एक्विजिशन ऑफ हैविंग कमिटेड ए नॉन बेलेबल ऑफेंस। किसी पर्सन को रीज़न टू बिलीव है कि उसके ऊपर ऐसी एलिगेशन लगेगी जिसके लिए नॉन बेलेबल ऑफेंस माना जाएगा और नॉन बेलेबल वारंट निकलेगा जिसके लिए, तो उस केस में क्या करेगा? वो हाई कोर्ट के पास जाएगा या फिर सेशन कोर्ट के पास जा सकता है, दोनों में से किसी कोर्ट के पास जाएगा और एप्लीकेशन लगा देगा कि सर मेरे को एंटीसिपेटरी बेल चाहिए, मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगा है और मैंने ये सब नहीं किया, तो मैं इनोसेंट हूँ, तो आप कृपया करके मुझे ज़मानत दीजिए। उसके बाद क्या है कि हाई कोर्ट या फिर सेशन कोर्ट जहाँ भी एप्लीकेशन लगी है वो इस मैटर में इंक्वायरी करेगा। अगर उनको लगता है कि इसको एंटीसिपेटरी बेल दे देनी चाहिए तो इसको एंटीसिपेटरी बेल अलाउ कर देगा। अगर ऐसा लगता है कि नहीं देनी चाहिए तो अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। तो क्या है? रीज़न टू बिलीव है कि मेरे को अरेस्ट करा जा सकता है नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर, और एप्लीकेशन कहाँ लगेगी? हाई कोर्ट में लगेगी या सेशन कोर्ट में लगेगी। ये देखेगा कि इसको एंटीसिपेटरी बेल देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। एक्सेप्ट कर लिया तो एक्सेप्ट करने के बाद क्या होगा? जब भी पुलिस इसको अरेस्ट करने आएगी तो ये पर्सन ये बोल सकता है कि सर मैंने एंटीसिपेटरी बेल ले सकती है, आप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते, मैंने अग्रिम जमानत ले ली है, एडवांस में ही जमानत ले ली है, तो आप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते। तो क्या है कि एंटीसिपेटरी बेल का पर्पस क्या है कि जो पर्सन इनोसेंट है, शरीफ लोग हैं, उनको जो भी प्रोसीडिंग होएगी इससे बचाना, ठीक है। जो भी मतलब उनको इनकन्वीनियंस होएगी, अब मान के चलो कि कोई गुंडा है, किसी ने कत्ल किए, काफ़ी सारे चोरी डकैती करता रहता है, जो उसको एंटीसिपेटरी बेल आप अलाउ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इसने कुछ किया होगा, इसने किसी को तंग किया है तो इसको भी तंग करेंगे आप, लाजमी है, ठीक है। बट कोई इनोसेंट पर्सन है, आपस में किसी का थोड़ा बहुत झगड़ा है, तो अगर मैं उसके ऊपर एक्विजिशन लगा देता हूँ कोई, और वो इंसान इनोसेंट है, तो वो मेरी वजह से तंग ना हो, इसलिए एंटीसिपेटरी बेल के प्रोविज़न दिए गए हैं। तो क्या है कि कौन सा केस था वो? जयप्रकाश सिंह वसी स्टेट ऑफ बिहार 2012 के केस में बोला गया था कि एंटीसिपेटरी बेल जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रिविलेज है, ठीक है। जब इसको प्रोवाइड किया जा रहा है तो एक्सेप्शनल कंडीशन होनी चाहिए, मतलब कि इनोसेंट पर्सन होना चाहिए, बहुत सारे कत्ल कर रखे हैं, तो आप उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रिविलेज प्रोवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि अपन ने उस एग्जांपल में देखा था, ए पर्सन जो था वो शरीफ था, बी था जो शरारती था, तो एंटीसिपेटरी बेल जो जब उसने लगाई, ए ने पापा को बोला कि मुझे जानना है, तो पापा ने कुछ भी नहीं बोला, कहते हाँ जा। बट बी ने लगाई तो पापा ने लगाई ना कंडीशन, तो ए जो है इनोसेंट पर्सन है, तो ऐसे ही इनोसेंट पर्सन को बचाने के लिए एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान किया गया है, ठीक है। एक केस का नाम नहीं याद मुझे, इसमें बोला था कि किसी पर्सन को पहले जेल में डाल देंगे, फिर उसको थोड़े दिन जेल में रखेंगे और फिर उसको जमानत मिलेगी। अब ये तो इंसाफ नहीं है, अगर उसने कुछ किया ही नहीं है तो वो जेल में क्यों जाएगा? तो क्या है कि एप्लीकेशन वो लगा देता है, उसकी एप्लीकेशन की इंक्वायरी वगैरह होती है, फिर उसको जमानत दे दी जाती है ताकि जो इनोसेंट पर्सन है वो तंग ना हो, ठीक है। और इसके अंदर क्या है कि
रीज़न टू बिलीव होना चाहिए, ठीक है। उसके पास एक ठोस कारण होना चाहिए कि मुझे तो उठा ही लेंगे, मुझे तो उठा के जेल में डाल ही देंगे। सिर्फ डर नहीं होना चाहिए, रीज़न टू बिलीव होना चाहिए कि उसके पास ठोस रीज़न है कि उसको उठा के जेल में डाल देंगे। गुरबख्श सिंह वसी स्टेट ऑफ पंजाब 1980 केस में बोला गया था कि उसके पास ठोस रीज़न होना चाहिए कि मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा है, अब तो मैं पक्का जेल में गया, ठीक है। बस डर नहीं होना चाहिए कि शायद क्या पता मेरे को उठा लें, ठोस रीजन होना चाहिए। ये गुरबख्श सिंह का केस हो गया। दूसरा केस था अशोक कुमार वसी स्टेट ऑफ राजस्थान, ये भी 1980 का केस था। इसमें भी सेम बात बोली गई थी कि सिर्फ डर की वजह से आप उसको एंटिसिपेटरी बेल नहीं दे देंगे, ठोस रीजन होना चाहिए कि भाई इसको तो उठाया जाएगा, आपने एंटिसिपेटरी बेल नहीं दी तो ये तो गए हो, ठीक है। और उसके बाद एक परविंदरजीत सिंह का केस है, परविंदरजीत सिंह वसी स्टेट 2009 का केस है। इसमें बोला गया था कि जब उसको जमानत दी जा रही है तो आप रीज़न रिकॉर्ड करेंगे कि किन कारणों की वजह से आप इसको जमानत दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे नहीं कि भाई अच्छा तू है चल, फालतू में ऐसे जमानत नहीं दे देंगे किसी को, ठीक है। तो उसके बाद आता है अपना सबसेक्शन 2। पहले कई सारी चीज़ें देखते थे, नेचर ऑफ ऑफेंस देखते थे, कितना सीरियस किया उसने, ठीक है, उसकी हिस्ट्री देखते थे, ये सब चीज़ें देखते थे एक्यूज़ की। अब क्या है, जो 482 में से प्रोविज़न हटा दिए गए हैं, बट ऐसा नहीं है कि इनको आप गौर ही नहीं करेंगे। तो वो कौन से प्रोविज़न थे? हाँ है प्रोविज़न थे कि ऑफेंस का नेचर देखेंगे कि कैसा ऑफेंस है, ये देखेंगे कि उसकी हिस्ट्री शीट क्या रही है, उसने कोई पहले ऑफेंस किया है या नहीं किया, ये देखेंगे कि वो कहीं भाग तो नहीं जाएगा, भगोड़ा तो नहीं है वो, और ऐसी ही चीज़ें देखेंगे। अब ये चीज़ें नहीं लिखी हुई 482 सेक्शन में BNSS की, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इनको आप कंसीडर ही नहीं करेंगे। ये ऑब्वियस है कि इनको कंसीडर करने के बाद ही किसी की एंटिसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन एक्सेप्ट करी जाएगी या रिजेक्ट करी जाएगी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है अपने पास सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 ये बोलता है कि व्हेन द हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन मेक्स ए डायरेक्शन अंडर सबसेक्शन 1 इट मे इंक्लूड सच कंडीशन इन सच डायरेक्शन इन लाइट ऑफ द फैक्ट ऑफ पर्टिकुलर केस एज इट मे थिंक फिट। मतलब कि जब हाई कोर्ट या फिर सेशन कोर्ट जहाँ एप्लीकेशन लगी है, जब वो बेल की एप्लीकेशन को कंसीडर कर रहा है तो ये कुछ कंडीशंस लगाएगा उसके ऊपर। और ये कौन सी कंडीशन हो सकती है? तो ये कंडीशन है कि पहली कंडीशन है, ए कंडीशन दैट पर्सन शैल मेक हिमसेल्फ अवेलेबल फॉर इंटेरोगेशन बाय पुलिस एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, कि वो अपने आप को पेश करेगा पुलिस इंटेरोगेशन के लिए जब भी और जहाँ भी उसको बुलाया जाए, ठीक है। और जहाँ भी नहीं लिखा हो इसमें, बट ये भी है कि उसको बुलाएंगे तो उसको जाना पड़ेगा। उसके बाद है कि ए कंडीशन दैट पर्सन शैल नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेक एनी इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस टू एनी पर्सन एक्वेंटेड विद द फैक्ट ऑफ द केस सो एज टू डिस्यूड हिम फ्रॉम डिस्क्लोजिंग सच फैक्ट टू द कोर्ट और टू द पुलिस ऑफिसर। मतलब कि वो जो अक्यूज पर्सन है बाहर जाके डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली तरीके से किसी गवाह को या फिर किसी ऐसे पर्सन को तंग नहीं करेगा, डराया धमकाएगा नहीं, जिसको केस के फैक्ट के बारे में पता है, और उसके डराने की वजह से वो उस केस के फैक्ट को कोर्ट में या फिर पुलिस के सामने बताने से मुकर जाए, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन ये है कि शैल नॉट लीव इंडिया विदाउट प्रायर परमिशन। जब इसको बोलते हैं लुकआउट ऑर्डर बोलते हैं, इस पे पासपोर्ट वगैरह जब्त कर लिया जाता है कि उस पर्सन का, ताकि वो इंडिया से बाहर ना जाए। अगर उसको इंडिया से बाहर जाना है तो उसको परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। इसके लिए अपने पास एक केस है चंद्रस्वामी वर्सेस CBI। इस केस में ये बोला गया कि अगर उसको बाहर जाना है तो सिर्फ ये रीज़न नहीं हो सकता कि उसको बाहर जाके कोई उपदेश देना है या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट कराना है। उसके पास एक सॉलिड रीज़न होना चाहिए कि किस सॉलिड रीज़न की वजह से उसको इंडिया की लिमिट्स को, इंडिया के बॉर्डर को क्रॉस करके दूसरी कंट्री में जाना पड़ रहा है, ठीक है। और सॉलिड रीज़न की वजह से ही उसको छोड़ा जाएगा। ये केस था चंद्रस्वामी वर्सेस CBI, AIR 1998 का केस है ये, ठीक है। उसके बाद है कि सेक्शन 480 के सबसेक्शन 3 में जो कंडीशंस है वो कंडीशन लगा देंगे। उसके अंदर क्या कंडीशन है कि जब इसको बुलाएंगे वो आएगा और वो बाहर जाके सिमिलर ऑफेंस नहीं करेगा जिस ऑफेंस की कार्रवाई चल रही है यहाँ पे, और
बाहर जाके किसी को तंग नहीं करेगा और बाकी जो कंडीशन जो कोर्ट्स को सही लगती है वो उसके ऊपर अप्लाई करती जाएगी। ठीक है, इसके बाद अपना आ जाता है सबसेक्शन 3 और यही सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग है और यही मेरा मेन पर्पज़ है इसके ऊपर वीडियो बनाने का। अगर ये सेक्शन नहीं होता तो मैं इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाता। इसके अंदर कन्फ्यूज़न ये है कि एंटिसिपेटरी बेल क्या है कि उसको अरेस्ट करने से पहले ही उसको जमानत मिल रही है। ठीक है, बट सबसेक्शन 3 में तो उसको अरेस्ट कर रहे हैं और इसी के अंदर, इसी सबसेक्शन के अंदर मैजिस्ट्रेट उसके वारंट इशू कर रहा है। तो उसके वारंट क्यों इशू करे जा रहे हैं और उसको अरेस्ट क्यों किया जा रहा है, तो ये मैटर है। इसको सॉल्व करने के लिए CRPC के अंदर प्रोविज़न दे रखे हैं कि जब भी एंटिसिपेटरी बिल की एप्लीकेशन लगती है, मान के चलो कहीं भी लगती है, हाई कोर्ट में या सेशन कोर्ट में आप लगा सकते हैं। अब मान के चलो कि हाई कोर्ट में ही एप्लीकेशन लगी हुई है। ठीक है, अब ये तो है नहीं कि भाई जिस दिन इसने एप्लीकेशन लगाई थी उसी दिन इसकी कार्रवाई हो जाएगी, सारे काम धंधे छोड़ के हाई कोर्ट के जज इसी की एप्लीकेशन के ऊपर बैठ जाएंगे। तो टाइम लगता है। मान के चलो 1 जनवरी की एप्लीकेशन लगाई है, 2 जनवरी 3 जनवरी निकल गई। ठीक है, फिर 5 जनवरी आ गई, 5 जनवरी को इंटरिम ऑर्डर आ गया कि थोड़े इसके फैक्ट वगैरह देख के इसको ऐसे कह दिया कि भाई फाइनल ऑर्डर तो बाद में आएगा, बट एक बार को हमको ये लगता है कि जो अक्यूज पर्सन है इसको एंटिसिपेटरी बेल दी जानी चाहिए। इस तरीके का इंटरिम ऑर्डर वगैरह कुछ आ जाता है। तो अब फाइनल ऑर्डर तो आया नहीं एंटिसिपेटरी बेल का, मतलब इसको एंटिसिपेटरी बेल अभी तक अलॉट तो हुई नहीं, एक इंटरिम ऑर्डर ही आया है 5 जनवरी को। ठीक है, अब हुआ ये, इसमें क्या बोल रहा है, इफ़ सच पर्सन इज देयर बाय अरेस्टेड विदाउट वारंट बाय एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन ऑन सच एक्विजिशन एंड इज प्रिपेयर्ड ईदर एट द टाइम ऑफ अरेस्ट और एट एनी टाइम वाइल इन कस्टडी ऑफ सच पुलिस ऑफिसर टू गिव बेल ही शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल। मतलब इसमें क्या बोल रहा है कि पुलिस ऑफिसर ने, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, हमारे इसको SHO बोलते हैं, इसने किसी पर्सन को अरेस्ट कर लिया विदाउट वारंट। ठीक है, विदाउट वारंट अरेस्ट कर लिया। अब इसने एप्लीकेशन लगाई थी और इसका इंटरिम ऑर्डर 5 तारीख को आया कि हमको हाई कोर्ट को लगता है कि इसको एंटिसिपेटरी बेल दे देनी चाहिए और 2-4 दिन में फाइनल ऑर्डर आने वाला था। अब 3 तारीख को ही पुलिस वाले पहुंच गए इसको उठाने विदाउट वारंट। तो उस केस में क्या है कि एंटिसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन लगी हुई थी, फिर इसको पुलिस वाले ने उठा लिया। ये प्रोविजन अपने CRPC के अंदर थे, यहाँ पे लिखे हुए नहीं है। तो 3 तारीख को अगर पुलिस वाले ने उठा लिया तो उठा सकते हैं इसको। उस टाइम ये ऐसे थोड़ी बोल देगा कि मैंने एंटिसिपेटरी बेल ले रखी है, क्योंकि मिली ही नहीं अभी तक। तो इस केस में क्या होगा कि जब उसको उठा लिया और उसकी ये प्रोसीजर चल रही है, तो उस दौरान मान के चलो कि 3 तारीख को ही, ये छोड़ो 5 तारीख, 3 तारीख को ही शाम को ही ऑर्डर आ गया उसका कि इसको एंटिसिपेटरी बेल मिल जानी चाहिए। तो जब इसको अरेस्ट किया जा रहा है या फिर जब ये कस्टडी के अंदर है और इसको एंटिसिपेटरी बेल अलॉट हो जाती है, तो पुलिस वाले इसको छोड़ देंगे। ही शैल बी रिलीज ऑन बेल। इससे कागज पत्र ले लेंगे जमानत के और इसको छोड़ देंगे। कह देंगे भाई दे, बाइक की RC दे, गाड़ी की RC दे दे, ज़मीन के कागज दे दे, भाग जाए यहाँ से। ठीक है, या फिर मैजिस्ट्रेट जो है, जो कोग्निजेंस ले रहा है इस केस का ऑफ सच ऑफेंस, डिसाइड दैट वारंट शुड बी इशूड इन फर्स्ट इंस्टांस अगेंस्ट दैट पर्सन, ही शैल बी issue a bailable warrant in conformity with the direction of the court under subsection 1। इसमें क्या बोल रहा है कि यही अपन एग्जांपल ले लेते हैं कि एप्लीकेशन लगा दी उसने 1 तारीख को और 3 तारीख को इंटरिम ऑर्डर आ गया। ठीक है, इंटरिम ऑर्डर आ गया 3 तारीख को, इंटरिम ऑर्डर आ गया। इंटरिम ऑर्डर आ गया बट फाइनल ऑर्डर नहीं आया अभी पता नहीं है कि फाइनल ऑर्डर, फाइनल ये नहीं बोला गया कि इसको एंटिसिपेटरी बेल मिल जाएगी। इस केस में क्या होगा, जो मैजिस्ट्रेट है जिसने कोग्निजेंस लिया इस केस का, उसको भी ये लग रहा है कि हाई कोर्ट इसको एंटिसिपेटरी बेल अलाउ कर देगा। तो मैजिस्ट्रेट जो है इसको बेलेबल वारंट इशू कर देगा ताकि पुलिस वाले जाएं इसके पास पहुँचे, इसको बोलें कि भाई तेरे अरेस्ट के वो लिखने हैं, अरेस्ट के वारंट निकले हैं, तो अपनी बेल सबमिट कर दे और खुला घूम ले तो। ठीक है, तो ये पॉइंट था। पुलिस वाले उठाएंगे, क्यों उठा रहे हैं या फिर मैजिस्ट्रेट वारंट क्यों इशू कर रहा है, क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन लगी है और इंटरिम ऑर्डर ही आए हैं। अभी क्या होता है इंटरिम ऑर्डर भी ना आया हो, बट इनको लग रहा है कि हाई कोर्ट वाले इसको एंटिसिपेटरी बेल दे सकते हैं, तो इसने बेलेबल वारंट इशू कर दिया। ठीक है, तो ये मैटर था सारा।
फिर आगे अपना आ गया कि सबसेक्शन 4 ये बात बोल रहा है कि 2 केसेस में एंटीसिपेटरी बेल नहीं दी जाएगी। वो 2 केसेस कौन से हैं? वो 2 केसेस है भारतीय न्याय संहिता 2023 का सेक्शन 65 और सेक्शन 70 का सबसेक्शन 2। इसमें क्या बोला गया है कि सेक्शन 65 में कि किसी पर्सन के ऊपर एक्विजिशन लगी है कि उसने 16 साल से कम एज की लड़की का रेप किया है, ठीक है। और सेक्शन 70 सबसेक्शन 2 क्या है कि उन्होंने, कोई लड़की है जिसकी एज 18 साल से कम है, उसके गैंग रेप के अंदर शामिल है। तो इन 2 कंडीशंस में अगर वो पर्सन एक्यूज है, ये इल्ज़ाम लगे हैं उस पर्सन के ऊपर, तो उसको एंटीसिपेटरी बेल नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो ये था अपना सबसेक्शन सेक्शन 482। तो इसके अंदर एक आधा केस हो रहा है कि जब एंटीसिपेटरी बेल दे रहे हैं तो सीरियसनेस देखेंगे केसेस की, ठीक है। 482 में नहीं लिख रखा था क्या बात होगी, बट देखेंगे आप। समुंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस है 1987 का। इसमें डाउरी डेथ का केस था और अननेचुरल डेथ हुई थी लड़की की, ठीक है। इल्ज़ाम लगा था उसके सास पे और ससुर पे, तो इनको नहीं दी गई एंटीसिपेटरी बेल। इसी तरीके से स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस राम किशोर का केस है। इसमें SC/ST के ऊपर, SC/ST जो कम्युनिटी है, इसके ऊपर जो एट्रोसिटी का केस होता है, उस केस में भी जमानत नहीं दी जानी चाहिए। मतलब क्या है कि एंटीसिपेटरी बेल उस पर्सन को दी जाएगी जो इनोसेंट है, ठीक है, जो धक्के से ही ट्रायल के अंदर पीसे ना, कोर्ट के अंदर ना पीसे, पुलिस स्टेशन के धक्के ना खाए, उस बंदे को एंटीसिपेटरी बेल दी जाएगी, ठीक है। कोई पर्सन ऐसा है कि उसकी हिस्ट्री शीट बहुत ख़राब है, बहुत ही उसने अपराध किए पहले, तो उसको एंटीसिपेटरी बेल आप क्यों देंगे? तो यही पर्पज़ है एंटीसिपेटरी बेल का। आई होप मैंने सही समझाया हो। बाय बाय।